राजस्थान के एक छोटे से गांव धनवाड़ी में एक पुराना हवेली नुमा स्कूल था। कहते हैं वहां की कोठरी नंबर 13 में कोई नहीं जाता था। वर्षों से वह बंद पड़ी थी। गांव के लोग मानते थे कि वहां कुछ है, पर कोई खुलकर नहीं बोलता। साल 2015 की बात है। अर्पिता नाम की एक शिक्षिका को गांव के उसी स्कूल में पोस्टिंग मिली। शहर से आई अर्पिता अंधविश्वास नहीं मानती थी। पहले दिन स्कूल पहुंचते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद एक रात स्कूल में जरूरी फाइलें लेने वह लौट आए। अंधेरे में स्कूल का गलियारा और भी डरावना लग रहा था। तभी उसे किसी के चलने की धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वह मुख्य दफ्तर के पास पहुंची, उसने देखा कि कोठरी नंबर 13 का दरवाजा थोड़ा खुला है, जबकि उसे बताया गया था कि वो सालों से बंद है। डर के बावजूद उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वह दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई। कमरा धूल और जाले से भरा था, लेकिन बीच में एक पुरानी मेज पर एक लाल रंग की डायरी रखी थी। जैसे ही उसने डायरी खोली, एक ठंडी हवा की लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। अर्पिता ने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम सुधा है। मुझे इस कोठरी में बंद कर दिया गया है। हेडमास्टर ने कहा कि मैं पागल हूं, पर मुझे दिखता है, मुझे सुनाई देता है। मैं मर जाऊंगी यहाँ। अर्पिता सहम गई। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। उसी रात गांव में बिजली चली गई। अगली सुबह स्कूल के चौकीदार को अर्पिता कोठरी नंबर 13 के सामने बेहोश मिली। उसके हाथ में वही लाल डायरी थी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने कुछ बेहद भयावह देखा हो। डॉक्टरों ने कहा कि उसे शॉक लगा है, लेकिन अर्पिता कभी नहीं बोली। अब वह मानसिक अस्पताल में है, बस एक ही वाक्य बार बार बोलती है, वो वापस आ गई है, सुधा वापस आ गई है। अर्पिता के साथ हुई रहस्यमयी घटना के बाद स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। रवि परंतु पुरानी गांव वालों का कहना था कि अब हवेली में रात को कोई चलता है। गांव वाले और कभी कभी वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन रवि ने कभी ध्यान नहीं दिया। कहानी आगे। आधी रात के बाद वह जिला शिक्षा अधिकारी ने नए शिक्षक का नाम घोषित उसे लगा कि कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, लेकिन तक्षक कदम की आहट बिल्कुल स्कूल में काम करने की ठानी। रवि ने दरवाजा खोला, पर वालों ने उसे चिताया। कोठरी नंबर शायद हवा की वजह से आवाज हुई हो, पर अजय हंसकर बोला, सोने चला गया। कुछ नहीं, पर आवाज फिर आए। कुछ दिन सामान्य रहे, जैसे कोई रात अजय कमरे के पास से गुजरते वक्त डरते डरते उसने दरवाजा खोला और देखा कि सामने उसकी दादी कोई लालटेन जली हो, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। शायद कोई अंदर छिपा है। आंखें पूरी काली थी, ताला तोड़कर अंदर एक ही शब्द निकला, अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा अर्पिता ने बताया था। मेज जाले। सुबह जब गांव वाले आए, वही लाल दरवाजा अंदर से बंद था। डायरी उठाए और जैसे ही कमरे में कहीं नहीं किया, उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम भी वही गलती कर रहे हो। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोठरी अंधेरे में डूब गई। अजय ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर कुछ दिख नहीं रहा था। एकाएक उसे सामने सुधा की परछाई दिखी, बाल बिखरे, चेहरा काला धुंधला और आंखें खून से लाल। वह धीमी आवाज में बोली, मैं आजाद होना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अजय डर गया, पर उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सुधा की आत्मा ने रोते हुए कहा, हेडमास्टर शर्मा ने मुझे पागल घोषित किया क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई उजागर करने की कोशिश की थी। वो बच्चों को सताता था और जब मैंने विरोध किया, मुझे बंद करवा दिया गया। मेरी चीखें, मेरा दर्द सब इस कोठरी में कैद रह गया। अजय ने वादा किया, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन गांव में तहलका मच गया जब अजय ने पुलिस में पुराने स्कूल रिकॉर्ड के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच में साबित हुआ कि हेडमास्टर शर्मा पर पहले भी बच्चों से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें दबा दिया गया था। सुधा के नाम पर एक स्मृतिशिला स्कूल में स्थापित की गई और कोठरी नंबर 13 को हमेशा के लिए खोल दिया गया। पर अंत में जब सब सोचे कि कहानी खत्म हो गई, रात के सन्नाटे में फिर से वही आवाज गूंजी, एक और रहस्य बाकी है, एक और आत्मा बांध रखी गई है। अजय राठौर ने सुधा की आत्मा को न्याय दिलाया, लेकिन आखिरी रात उसे एक और आत्मा की आवाज सुनाई दी जो अब भी बंधी हुई थी। कहानी आगे। कुछ हफ्तों के बाद कोठरी नंबर 13 को फिर से एक सामान्य कक्षा के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास हुआ, लेकिन जैसे ही बच्चों ने पढ़ाई शुरू की, एक लड़की अचानक चिल्ला उठी, नीचे कोई है, मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। सब घबरा गए। अजय ने तुरंत कोठरी की जमीन को ध्यान से देखा। लकड़ी की पुरानी फर्श पर एक जगह थोड़ी अलग थी। उसने खुदाई करवाई तो नीचे एक पुराना लोहे का ढक्कन मिला। ढक्कन के नीचे एक गुप्त तहखाना था, बिल्कुल अंधेरा, गीला और सड़ांध भरा।
अजय और गांव के 2 लोगों ने मशाल लेकर तहखाने में प्रवेश किया। सीढ़ियां उतरते ही दीवारों पर बच्चों के नाम खुदे हुए थे और एक कोने में एक पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म और खिलौना पड़ा था। तभी अचानक किसी बच्चे की हंसी गूंजी, मगर वो कोई सामान्य हंसी नहीं थी, वो एक कटी-फटी टूटती हुई आवाज थी। अजय को एहसास हुआ, ये आत्मा किसी बच्चे की है। दीवार पर एक संदेश लिखा था, मुझे माँ के पास जाना है। अजय ने गांव की बूढ़ी लक्ष्मी से पूछा। वो डरते डरते बोली, सालों पहले एक बच्चा राजू स्कूल से अचानक गायब हो गया था। सबने समझा वह कहीं खो गया, लेकिन उसकी माँ आज भी उसकी राह देखती है। उस रात अजय उस तहखाने में फिर गया अकेला। उसने वहीं राजू की माँ की तस्वीर रख दी और धीमे स्वर में बोला, राजू, तुम्हारी माँ अब भी तुम्हें याद करती है। जाओ, अब तुम आजाद हो सकते हो। तभी एक ठंडी हवा चली और उस पुराने खिलौने से हल्की सी रोशनी निकली। खिलौना खुद ब खुद हवा में उठा और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। सब शांत हो गया। अगली सुबह राजू की माँ लक्ष्मी ने सपना देखा, उसका बेटा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, माँ, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अजय को तहखाने की दीवार पर एक और नाम मिला, हेडमास्टर शर्मा, और उसके नीचे खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। अजय ने तहखाने में एक बच्चे, राजू, की आत्मा को मुक्ति दिलाई। पर तहखाने की दीवार पर एक खौफनाक चेतावनी मिली, हेडमास्टर शर्मा, मैं वापस आऊंगा। कहानी आगे। गांव में अब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। स्कूल में रात को खुद ब खुद घंटी बजती, ब्लैकबोर्ड पर बिना हाथ लगाए कुछ लिखा जाता और बच्चों को एक परछाई डराने लगी थी। एक रात स्कूल के चौकीदार रामधन ने देखा कि कोई आदमी कोठरी नंबर 13 के बाहर खड़ा है, लंबा सफेद कोट पहने हुए, बिल्कुल वैसा जैसा पुराना हेडमास्टर पहना करता था। रामधन ने आवाज लगाई, कौन है? आदमी मुड़ा, पर उसका चेहरा कोई नहीं देख सका। अगले दिन रामधन स्कूल के पास बेहोश मिला और होश में आने के बाद बस यही कहता रहा, वो लौट आया है, वो मुझसे कुछ चाहता है। अजय ने फिर तहखाने की जांच शुरू की। वहां की दीवार पर एक नई दरार बन चुकी थी। उसने हथौड़े से दीवार तोड़ी और उसके पीछे मिला एक छोटा सा कमरा, जहां कुछ फाइलें, एक कुर्सी और लोहे की जंजीरें थीं। फाइलें पढ़कर अजय दहल गया। हेडमास्टर शर्मा ने स्कूल के तहखाने में बच्चों को बंद करके अनुशासन सिखाने के नाम पर अत्याचार किया था। लेकिन एक आखिरी फाइल में लिखा था, मैं मर नहीं सकता, ये स्कूल मेरा है, मेरी आत्मा इससे बंधी है। उसी रात अजय को सपना आया, हेडमास्टर शर्मा आग में झुलसा हुआ जलती आंखों से उसे घूरता है। तू सुधा को बचा सकता है, राजू को भी, लेकिन मुझे नहीं रोक सकता। अजय ने पंडित बुलाया। पंडित ने बताया, हेडमास्टर की आत्मा खुद अपने पापों से बंधी है। उसे केवल वही आत्माएं मुक्त कर सकती हैं जिन्हें उसने सताया। अजय ने योजना बनाई। अगली पूर्णिमा की रात उसने कोठरी नंबर 13 में सुधा और राजू की तस्वीरें, उनकी चीजें और मिट्टी के दिए जलाए। फिर मंत्रों के साथ पूजा शुरू हुई। रात के ठीक 12 बजे जमीन कांपने लगी। कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दियों की लौ नीली हो गई। तभी हेडमास्टर की आत्मा प्रकट हुई, झुलसी हुई काया, कांपती आवाज और भयानक हंसी के साथ। तुम सब मुझे भुला नहीं सकते। तभी एक तेज रोशनी फैली, सुधा और राजू की आत्माएं सामने आईं। उन्होंने शर्मा की आत्मा की ओर देखा और कहा, अब बहुत हो चुका, तुझे मुक्ति नहीं, सजा मिलेगी। हेडमास्टर की आत्मा चीखती रही और फिर एक जलती हुई आग में समा गई। अगली सुबह कोठरी नंबर 13 में शांति थी। पहली बार वहां से किसी आत्मा की आहट नहीं आई। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। तहखाने की सबसे गहरी दीवार पर एक नया नाम खुद गया था, अजय र पे आ की मात्रा ठ पे ओ की मात्रा आ। अजय ने हेडमास्टर शर्मा की आत्मा को सजा दिलाकर स्कूल को मुक्त किया। लेकिन तहखाने की दीवार पर एक नया नाम उभर आया, अजय राठौर। अब सवाल था, क्यों? कहानी आगे। अजय अब अक्सर चुप रहने लगा था। उसे नींद में चलने की आदत पड़ गई थी और सुबह उठने पर उसके कपड़े मिट्टी से सने होते। उसने सबको बताया कि अब सब सामान्य है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक रात उसने सपना देखा। एक अंधेरे जंगल में वह खुद अकेला खड़ा था और किसी बच्चे की आवाज आ रही थी, तुम अब हमारे साथ हो। अजय डर कर उठा, लेकिन देखा कि उसके बिस्तर के पास वही लाल डायरी रखी हुई है जिसे उसने सुधा की कोठरी से हटाकर जला दिया था। डायरी अपने आप खुली और उसमें नया पन्ना जुड़ चुका था। ग्रेटर देन, वो जो भूतों से बातें करता है धीरे धीरे खुद भूत बन जाता है। अजय समझ गया कि आत्माओं को मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया ने उसे ही बांध दिया है। वो अब कोठरी नंबर 13 से जुड़ चुका है, एक माध्यम, एक सेतु।
उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। वह देख सकता था वो जो औरों को नहीं दिखता, गलियारे में खड़े चेहरे, बंद कमरे की दस्तकें और बच्चों की चीखें। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा माया आई। माया हर दिन क्लास के बाद कोठरी नंबर 13 के पास बैठती और दीवार से बातें करती। जब अजय ने उससे पूछा तो वह बोली, मैं अपनी बहन से मिलती हूँ। वो यहाँ रहती है। उसे कोई देख नहीं सकता, पर आप देख सकते हैं ना। अजय को झटका लगा। माया की बहन की आत्मा वहीं बंधी थी और माया को भी अब धीरे धीरे वही ताकत मिल रही थी जो अजय को मिली थी। फिर एक दिन माया गायब हो गई। पूरे स्कूल में तलाश हुई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अजय को शक था वो कहीं तहखाने में है। वह दौड़ता हुआ नीचे गया। तहखाने की हवा बदली हुई थी, अब वो शांत नहीं, भारी थी, जैसे किसी नई ताकत ने वहां डेरा डाल लिया हो। दीवार पर नया लेख था। एक गया, दूसरा आया, तीसरे की बारी है। अजय अब समझ गया, कोठरी नंबर 13 शापित है। वहां आत्माएं मुक्त नहीं होती, बल्कि कोई उन्हें चुनता है, माध्यम बनाता है, और अगला माध्यम माया है। अजय ने महसूस किया कि कोठरी नंबर 13 केवल आत्माओं का बसेरा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शाप का केंद्र है। माया नाम की बच्ची जो दीवारों से बातें करती थी, अब गायब हो चुकी है। तहखाने की दीवार पर लिखा मिला, तीसरे की बारी है। कहानी आगे। गांव में अफवाहें फैल चुकी थी कि माया की आत्मा कोठरी में कैद हो गई है। लेकिन अजय जानता था कि माया मरी नहीं है, वह चुनी गई है। अजय ने स्कूल की पुरानी फाइलों और तहखाने में छिपे हुए दस्तावेज खंगाले। उसे एक बेहद पुरानी किताब मिली जिसका नाम था काली रेखा। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, हर 100 साल में एक आत्मा जागती है जो डर, दर्द और मृत्यु से पोषित होती है। वह खुद को बनाए रखने के लिए एक धारक चुनती है और एक उत्तराधिकारी। अजय समझ गया, हेडमास्टर शर्मा केवल माध्यम था। असली शाप किसी और का था, एक प्राचीन आत्मा जो खुद को बनाए रखने के लिए माध्यम बदलती रहती है। अब उसने माया को चुना था। रात को अजय को फिर सपना आया। तहखाने में एक बच्ची बैठी थी, आंखें सफेद, होंठ काले और चारों तरफ खून से खींचे गए चक्र। वह बोली, तुमने सुधा और राजू को बचाया, पर मुझे नहीं बचा सकते। मैं माया नहीं रही। अगली सुबह अजय तहखाने में उतरा। नीचे जाकर देखा, चारों ओर लाल धागों का एक विशाल जाल फैला था। बीच में माया खड़ी थी और उसकी आंखों में आग सी चमक थी। वह बोली, अब मैं चुनी गई हूँ। कोठरी अब मेरी है। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम जाओगे। माया ने हाथ उठाया और अजय हवा में उठ गया। चारों ओर स्याह छाया छा गई। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, सुधा की। माया, याद करो, तुम कौन हो? तुम उस आत्मा की उत्तराधिकारी नहीं, प्रतिरोध हो। अचानक दीवारें कांपने लगीं। माया चिल्लाए और जोर से गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई। अजय ने माया को उठाया और धीरे धीरे उस जाल को मिट्टी में मिला दिया। जब माया को होश आया, वह धीरे से बोली, मैंने उसे देखा था, वो अब भी यहीं है। वो पूरी तरह गया नहीं। और तहखाने की दीवार पर फिर कुछ लिखा मिला, जब अंधेरा बुझता है तब असली अंधकार जन्म लेता है। माया को प्राचीन आत्मा का उत्तराधिकारी बनने से बचा लिया गया, लेकिन तहखाने की दीवार पर एक रहस्यमयी चेतावनी मिली, जब अंधेरा बुझता है तब असली अंधकार जन्म लेता है। कहानी आगे। माया को बचाने के बाद अजय ने तय किया कि वह अब कोठरी नंबर 13 का पूरा सच जानकर रहेगा। इसके लिए उसने गांव के सबसे पुराने व्यक्ति, 92 साल के धर्म बाबा से मिलने का निश्चय किया। धर्म बाबा ने एक ऐसा रहस्य बताया जो अब तक किसी को नहीं पता था। ये कोठरी कभी स्कूल नहीं थी बेटा। 100 साल पहले ये एक तांत्रिक साधना स्थल था। एक तांत्रिक था भैरवनाथ, जो अमरता चाहता था। उसने वहां 100 बच्चों की आत्माएं बांधने की कोशिश की थी, पर गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन मरते वक्त उसने कहा था, ग्रेटर देन, मैं हर 100 साल में लौटूंगा और इस कोठरी से अमर बनूंगा। धर्मा बाबा बोले, शर्मा, सुधा, राजू, ये सब उसके खेल के मोहरे थे। वो आत्मा अब भी यही है, बस चेहरे बदलती है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। अब समय आ गया था कोठरी को हमेशा के लिए बंद करने का। अजय ने शहर से एक तंत्र विशेषज्ञ बुलाया, पंडित श्रीवत्स। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ की आत्मा को मुक्त या नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बांधा जा सकता है उसी जगह जहां उसने आखिरी बार साधना की थी। उस जगह का पता कहाँ था? कोठरी नंबर 13 की नींव के नीचे एक और गहरा तहखाना, जिसे मूल कक्ष कहा गया था। अजय, माया और पंडित श्रीवत्स ने उस रात अंतिम यात्रा की शुरुआत की। वो तीनों नीचे उतरे और पहुंच गए एक विशाल गोल कमरे में, जहां दीवारें खून से रंगी थीं और बीच में एक चक्र बना था जिसमें एक अधजली खोपड़ी रखी थी।
पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी चक्र जलने लगा, खोपड़ी कांपने लगी और पूरे तहखाने में तेज हवा चलने लगी। और अचानक भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई। आधा चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे और आंखें अंगारों की तरह। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मुझे 100 आत्माएं चाहिए। वो माया की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी माया ने अपने गले से छोटा सा ताबीज निकाला जो उसकी मरी हुई बहन ने उसे दिया था। उस ताबीज की रोशनी फैलते ही भैरवनाथ की आत्मा चिल्लाए, नहीं, ये वही पवित्र राख है जो मुझे बांध सकती है। मंत्र पूरे हुए, चक्र बंद हो गया। भैरवनाथ की आत्मा जोर से चीखकर एक काले धुएं में बदल गई और फिर चुप्पी। अगले दिन कोठरी नंबर 13 को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। गांव में शांति लौट आए। माया अब सामान्य जीवन में लौट चुकी थी। अजय स्कूल छोड़कर एकांतवास में चला गया क्योंकि उसने एक चीज किसी को नहीं बताई। उस रात कोठरी के फर्श पर एक नया शब्द उभरा था।